कौन सा काउंटिंग स्टैंडर्ड है डेप्रिसिएशन का, कौन बताएगा मुझे? काउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाए थे आपको? AS6। हाँ जी सर, AS 6 है। AS6। AS6 होगा डेप्रिसिएशन, ठीक है। और AS3 किसका है? कैश फ्लो। हाँ सर, कैश फ्लो का है। ठीक है, रिवीजन करिएगा, AS बहुत इंपॉर्टेंट है, तब ऐसा मत बोलिएगा सर कि ये रह गया वो रह गया, क्योंकि रिवीजन का समय अभी है, ठीक है। हेडिंग लिखिए, डेफिनेशन लिखिए, क्या है डेफिनेशन? डेप्रिसिएशन, कार्टर की डेफिनेशन नोट कर लीजिए, इसमें नोट करने की जरूरत नहीं, बस ये वाली डेफिनेशन नोट कर लीजिए इसकी, आरएन कार्टन की। डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट फ्रॉम एनी कॉज, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या है? ग्रेजुअल, लगातार, और परमानेंट, परमानेंट और ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, यानी एक एसेट की वैल्यू लगातार गिरती रहती है परमानेंट बेसिस पे, ठीक है, लगातार गिरती रहेगी किसी कारणवश, किसी भी कारणवश हो सकता है, वो कारण हम आगे देखेंगे क्या क्या कारणों से डेप्रिसिएशन लगता है एसेट पे। तो ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अब आपको पता है डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? हमेशा फिक्स एसेट्स नेचर की वैल्यूज पे लगता है। हर एक बिजनेस में फिक्स नेचर की वैल्यूज होती है, जैसे कि आपका ऑफिस है, उस पर कोई एसेट्स हैं, ऑफिस की बिल्डिंग होगी, प्लांट होगा, मशीनरी होगी, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, ये सब क्या होते हैं, एक टाइम के बाद इनकी वैल्यू क्या हो जाती है? एक्सपायर हो जाती है ना। एक यूजफुल लाइफ है इनकी, तो उस लाइफ तक हम क्या करते हैं, इनको हर साल इनकी वैल्यू के हिसाब से इनको डेप्रिशिएट करते रहते हैं, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कैसी है? ग्रेजुअल और परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, यानी एक एसेट की वैल्यू, माना हमने 10,000 में एक एसेट खरीदी थी, हम उस पर हर ईयर 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। तो पहले साल में कितना डेप्रिसिएशन? 1,000 रुपये मान लेते हैं, 9,000 इसकी वैल्यू होगी, अगले साल फिर से 900 रुपये पर एनम के हिसाब से कर रहे हैं ना, 8100, फिर अगला 81009, इस तरह से इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही, देखो ये इसके रिटर्न डाउन वैल्यू है, यहाँ पे ये डिक्रीज होती जा रही है, पहले 10,000 थी, फिर 9,000 होगी, फिर 8100 रुपये होगी। ये क्या होती है? किसी कारण, कई कारणों की वजह से आपकी एसेट्स की जो वैल्यू में डिक्रीज आना, वही आपका डेप्रिसिएशन कहलाता है। अब आगे देखिए, कुछ स्पेशल फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेफिनेशन, इनको आपने नोट करना है, लिखिए फीचर्स, स्पेशल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेप्रिसिएशन। सबसे पहला फीचर क्या है? डेप्रिसिएशन इज डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन आना, ठीक है, वही आपका डेप्रिसिएशन है। किसको छोड़कर? एक्सेप्ट लैंड। लैंड क्या होती है? लैंड की हमेशा वैल्यू इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती, इसलिए लैंड इसमें नहीं आता है। फॉल कैसा है? परमानेंट नेचर का है, यानी ऐसा नहीं कि एक ही बार होगा, कि साल में एक बार होगा, दूसरे साल नहीं होगा, है ना, हर साल इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो कैसा है? परमानेंट नेचर का है। और जब एक बार एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, तो अपनी परमानेंट ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं लेके आ सकते हैं हम उसको। तीसरा है, नोट करें इनको, या घर में नोट करेंगे? एक काम करिए, इनको ना बाद में नोट करिएगा, जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको बस ध्यान से सुन लीजिए, इसको बाद में नोट करिएगा। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन कैसा? ग्रेजुअल है, लगातार होने वाली प्रोसेस, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। बिकॉज क्यों? वैल्यू ऑफ एसेट्स विल डिक्लाइन ईदर बाय देयर कांस्टेंट यूज, क्योंकि जो एसेट की जो वैल्यू है वो कैसे डिक्लाइन होती है, गिरती है, या तो हम उसको एसेट को लगातार यूज में ला रहे हैं, या फिर ऑब्सोलेंस यानी एक्सपायरी ऑफ टाइम, टाइम की वजह से, यानी मानो एक कार आपके पास खड़ी है, 10 साल तक खड़ी है, तब भी तो उसकी वैल्यू में डेप्रिसिएशन लगेगा हर साल, चाहे आप उसको चला रहे हो या आपकी कार सीधा सीधा खड़ी, उसकी वजह से भी आपका क्या होता है? डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, डेप्रिसिएशन इज नॉट द प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन इज नॉट द प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट, बट प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट। देखो, कई बार क्वेश्चन आता है, डेप्रिसिएशन क्या नहीं है? इज नॉट वैल्यूएशन ऑफ एसेट। डेप्रिसिएशन हम एसेट की वैल्यू को, एसेट की वैल्यूएशन
कैलकुलेशन नहीं कर सकते हम डेप्रिसिएशन से। डेप्रिसिएशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें कि हम जो एसेट की कॉस्ट होती है उसको एलोकेट करते हैं उसके इफेक्टिव स्पैन ऑफ लाइफ यानी उसके टाइम पीरियड में एलोकेट करना, यानी उस खर्चों को एलोकेट करना है। हर साल हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन लगाते हैं। डेप्रिसिएशन को कहाँ डालते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं ना, खर्चा दिखाते हैं उसको। तो हम क्या करते हैं? उसको एलोकेशन करते हैं उसका। तो डेप्रिसिएशन क्या नहीं है? वैल्यूएशन नहीं है, एसेट की वैल्यू नहीं है जान पाते आप इससे कि एसेट की वैल्यू क्या है। बस आप क्या करते हैं? प्रोसेस इसका एलोकेशन करते हैं। ये सुपर इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए, कई बार पेपर में आता है, पूछ लेता है। डेप्रिसिएशन इज डैश एलोकेशन, दूसरा वैल्यूएशन आता है, तीसरा कुछ और ऑप्शन दे देगा तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो प्रोसेस कैसा है? एलोकेशन है। इट इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन एसेट। जो एसेट कॉस्ट ऑफ एसेट है उसको एलोकेट करना। एलोकेट करना मतलब उसको चार्ज करना। कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं हम। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या करते हैं हम? बताओ जरा। डेप्रिसिएशन टू अकाउंट एसेट डेबिट, अकाउंट। डेबिट टू फिक्स एसेट्स अकाउंट। है ना। और दूसरी एंट्री क्या होती है? जब इसको हम खर्चा मान लेते हैं तो कहाँ ले जाते हैं इसको? ये तो करते हैं लास्ट में, फाइनल एट द ईयर एंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अकाउंट। ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एलोकेशन। ये वैल्यूएशन नहीं है, एलोकेशन होती है। इसको हम वहां डालते हैं, इसलिए ये एलोकेशन है, नॉट द वैल्यूएशन। अगला है इट डिक्रीज ओनली द बुक वैल्यू ऑफ एसेट। ये केवल किसको? जो बुक वैल्यू होती है एसेट की, बुक वैल्यू का मतलब जिस वैल्यू पे आपने इसको खरीदा था, नॉट द मार्केट वैल्यू। अब देखो कई एग्जांपल है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कौन सा एग्जांपल लूँ, एक सेकेंड। माना आपने एक बिल्डिंग है, मैं बिल्डिंग छोड़ो, एक लग्जरी कार आपने ली माना, ठीक है। लग्जरी कार ली, मर्सिडीज की कार आपने ली, कितने की? माना 1 करोड़ की कार ली, ठीक है। 1 करोड़ में खरीदी है तो 1 करोड़ उसकी क्या है? बुक वैल्यू है। अब हो सकता है वो रेयरेस्ट कार है मार्केट में, उसकी वैल्यू आपने खरीदी 1 करोड़ में, लेकिन होती ना कई विंटेज कार होती है, कई साल यूज करने के बाद भी उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू माना 10 करोड़ की मार्केट वैल्यू। देखिए ना विंटेज कार आपने, जो पुरानी पुरानी कारें होती है 1950 की, 1960 की, लेकिन एक्चुअल में तो देखो खरीदी हमने 1 करोड़ की, मार्केट वैल्यू उनकी ज्यादा हो सकती है। तो जब डेप्रिसिएशन लगता है वो किस पे लगता है? हमेशा बुक वैल्यू पे लगता है, एसेट की बुक वैल्यू पे, ना कि मार्केट वैल्यू पे। माना जो एसेट मैंने आज 1960 में खरीदी थी, आज के डेट में 2020 में उसकी वैल्यू, या 2022 24 में क्या होगी उसकी वैल्यू? कि स्क्रैप हो गया होगा ना, नील हो गया होगा, मान लेते हैं। ये कितनी होगी? अगर होगी होगी हद से 10,000 रुपये मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल है। लेकिन हो सकता है उसी जो 1960 की विंटेज कार है उसकी मार्केट वैल्यू आज के डेट में मान लेते हैं 40 लाख रुपए। ये भी तो हो सकता है, समझ पा रहे हैं? तो हम किस पे डिक्रीज करते हैं? केवल बुक वैल्यू को डिक्रीज करते हैं एसेट की, ना कि मार्केट वैल्यू को। ये याद रखना आपने, ठीक है जी। आया समझ में? यस सर, यस सर। ठीक है, अगला देखिए। द टर्म डेप्रिसिएशन इज ओनली यूज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट्स, यानी ऐसी एसेट्स जिनको आप छू सकते हैं। टेंजिबल फिक्स एसेट्स वही होती हैं जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। ऐसी एसेट जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, जैसे बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सब आपके क्या होते हैं? टेंजिबल एसेट्स है ना। इन पे हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। लेकिन द टर्म इज नॉट यूज फॉर वास्टिंग एसेट। ये जो डेप्रिसिएशन की टर्म है हम किस में यूज नहीं कर सकते? वास्टिंग एसेट्स में इनको यूज नहीं करते हैं। जैसे कि हम वास्टिंग एसेट कौन कौन सी होती है? माइंस, ऑयल्स, वेल्स, इन पे वास्टिंग, ये आपकी वास्टिंग एसेट्स हैं। यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज, जिन जिन चीजों से आपको नेचुरल रिसोर्सेज प्राप्त होते हैं वो आपकी वास्टिंग एसेट्स होती हैं। इन पे हम क्या करते हैं? और इन पे, और जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं उन पे हम क्या यूज करते हैं? कोई बताएगा मुझे? उसकी वैल्यू अगर सर रिड्यूस वास्टिंग करनी हो। एसेट पे तो ये डिप्लीशन होना चाहिए, इंटेंजिबल में तो इंटेंजिबल पे अमोर्टाइजेशन होता अमोर्टाइजेशन। इंटेंजिबल में होगा अमोर्टाइजेशन, ठीक है। और जो वास्टिंग एसेट्स है उस पे क्या लगता है? डिप्लीशन। डिप्लीशन। वो डिप्लीशन कहलाता है। वास्टिंग एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होना वो डिप्लीशन कहलाती है। इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज आना वो अमोर्टाइजेशन कहलाता है। और फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज आना दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ये आपने सब नोट करना है घर पे जाके, या यहीं पे करना है बताइए?
यहीं पे करेंगे। तो घर में कर लेंगे रिकॉर्ड। मैंने कर लिया, कर दिया, कर हाँ, दिया। रिकॉर्ड भी हो रही है क्लास, आप घर में कर लीजिए ना। नोट्स आपको मैंने दे रखे हैं, जो जो मैं बता रहा हूँ आपको, इतना तो नोट रख ही सकते हैं आप। बाकी रिकॉर्ड नहीं होगी क्लास। अब देखो डेप्रिसिएशन किन कारणों की वजह से होता है। कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, क्या क्या कारण है जिनकी वजह से डेप्रिसिएशन लगता है। कौन कौन से मुख्य कारण है। सबसे पहला है कांस्टेंट यूज। जब आप क्या करते हो, मशीनरी को लगातार यूज करें। आपके पास एक फिक्स एसेट्स है बिजनेस में है, जो कि मशीन है, एक प्लांट में एक मशीनरी है जिसको आप क्या करते हैं, डेली यूज में लाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब ऑपरेशंस में उसको लाते हैं तो उसका क्या वियर एंड टीयर का खर्चा बढ़ता है ना कुछ खराबी होगी, कोई पार्ट्स चेंज होगा, है ना, कोई मशीनरी ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसकी वजह से आप क्यों, किसकी वजह से होता है, कांस्टेंट यूज की वजह से आप होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या आता है, उसकी वैल्यू में रिडक्शन आता है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ देयर एसेट। दूसरा किसकी वजह से हो सकता है, डेप्रिसिएशन बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम। पहले तो कांस्टेंट यूज की वजह से, दूसरा एक्सपायरी ऑफ टाइम की वजह से। अब कई एसेट्स क्लास ऐसी है जिनको आप क्या करते हैं, कई सालों तक यूज नहीं करेंगे तो उनकी वैल्यू में भी डिक्रीज आता है। जैसे कि मैंने क्या बताया था आपको, एक कार ली माना आपने, आज कार ली आपने 2010 में, आपने भले ही वो 1 किलोमीटर भी नहीं चला रखी, लेकिन आज की डेट में यानी 2024 में क्या उसकी वैल्यू सेम रहेगी। जो माना 10 लाख में खरीदी थी तो आज भी 10 लाख रहेगी, नहीं। उसकी वैल्यू हर साल तब भी डिप्लीट होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। हर साल उसकी वैल्यू में डेप्रिसिएशन लगता है। क्यों, क्योंकि वो क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उसका कोई यूज नहीं रहता, तो वो एक्सपायरी ऑफ टाइम कहलाता है। ठीक है, क्योंकि उस जो वैल्यू है, उसकी वैल्यू को कौन खराब कर देता है। जैसे कि अब गाड़ी रेन में खड़ी है, विंड वेदर या टाइम फैक्टर की वजह से क्या होती है, उसकी जो एसेट की है। एक्सपायरी ऑफ टाइम हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट किस कारणों की वजह से डेप्रिसिएशन लगता है, बाय एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स। ठीक है, कई बार क्या होती है, ऐसी कोई एसेट है जो कि आपने क्या ले रखी, मान लेते हैं एक एग्जांपल है, आपने कोई ऐसा बिल्डिंग है जो आपने लीज पे ले रखी थी। कितने की लीज पे ले रखी है, एग्जांपल दे भी रखा, देखो यहाँ पे, जैसे 20 साल के लिए आपने एक एसेट है लीज पे ले रखा था, जिसकी वैल्यू कितने में लिया था, 5 लाख रुपए में उसको लिया था। ठीक है, यानी हर साल 20 सालों तक, यानी हर प्रत्येक साल जो उसकी वैल्यू में कितने का डिप्रिसिएशन लगेगा, यानी क्या करेंगे आप, 5 लाख, यानी टोटल वैल्यू ऑफ लीज, टोटल जितनी लीज आपकी है कितने की, 5 लाख डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, 5 लाख को डिवाइड कर देंगे 20 से। तो जो उसका 1/20 हिस्सा आएगा वो कितना है, 25,000 रुपये। हर साल हम क्या करेंगे, उसको डेप्रिशिएट करते रहेंगे, चाहे आप उसको यूटिलाइज करें चाहे ना करें, है ना। वो आपकी तब भी आपकी वैल्यू में डिक्रीज आना शुरू होगा। ये किस पे लगता है, स्पेसिफाइड एसेट्स होती है, जैसे मैंने बताया लीज होती है, कोई एसेट आपने लीज में ले रखी है तो उसमें आपका लीगल राइट्स की वजह से एक्सपायरी आपका डिक्रीज होती रहती है वैल्यू। ठीक है, अगला देखिए, बाय ऑब्सोलिसेंस। अब होता है एब्सोलिसेंस, क्या होता है देखिए, quite often due to new invention and improved techniques the old asset become obsolete and may have to be discarded even if they can be put use physically। अब देखो ऑब्सोलिसेंस क्या होता है,
माना कोई नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से पुरानी जो टेक्नोलॉजी है वो क्या हो जाए, बेकार हो जाए। जैसे क्या होता था पहले, कीपैड वाले फोन थे, कीपैड फोन के बाद क्या आई टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन आए, है ना, टच वाले फोन आए। तो उन्होंने क्या कर दिया, कीपैड वाले फोन्स को क्या कर दिया, ऑब्सोलिसेंस कर दिया। ऑब्सोलिसेंस का मतलब है टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से उनकी वैल्यू में क्या गया, ऑटोमेटिकली डिक्रीज होने शुरुआत होगी, डिस्कार्ड होगी उनकी वैल्यू। वो ऑब्सोलिसेंस कहलाता है। ठीक है। अगला है बाय एक्सीडेंट। अब कोई एसेट, यानी माना एक कार है, कार आपकी अच्छी चल रही थी, अभी 1 महीना हुआ था लिए हुए, और किसी आदमी का सडन एक्सीडेंट हो गया उस कार में, ठीक है। तो सम टाइम मशीन में भी डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर, फायर की वजह से हो सकता है, अर्थक्वेक की वजह से हो सकता है, फ्लड आ गई, या कोई ऐसा व्हीकल है जो कि एक्सीडेंट में डैमेज हो गया, तो उसकी वजह से भी आपका क्या हो सकता है, उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है। बाय डिप्लीशन। अब देखो डिप्लीशन क्या होता है, डिप्लीशन मैंने बताया था, डिप्लीशन इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वास्टिंग एसेट। वास्टिंग एसेट की वैल्यू में डिक्रीज है ना, वो क्या कहलाता है, डिप्लीशन कहलाता है। वास्टिंग एसेट के एग्जांपल है माइंस, ऑयल वेल्स, ठीक है, ये सब इसके क्या है, वास्टिंग एसेट के एग्जांपल हैं। तो डिप्लीशन क्या होता है, वास्टिंग एसेट की वैल्यू में डिक्रीज आना, वो आपका डिप्लीशन कहलाता है। और लास्ट आपका है बाय परमानेंट फॉल इन द मार्केट प्राइस। अब हो सकता है कोई ऐसी फिक्स एसेट्स है जिसका मार्केट प्राइस क्या हो गया, एकदम से फॉल करने लग गया है। मान लेते हैं एक एसेट आपने खरीदी, कॉस्ट उसका था 10 लाख रुपए, जैसे आपने खरीदी उसके बाद उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, एकदम से 2 लाख पे आ गई, तो तब भी आप उस पर क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू आज में उसकी, अगर आप उस एसेट को उस दिन बेचने जाते तो आप कितने में बिकेगी, वो 2 लाख में बिकेगी, उससे ज्यादा नहीं बिकेगी। तो ये भी हो सकता है, ये भी सब कारण है डेप्रिसिएशन के। बस। अच्छा ये बताइए, इसमें से कोई किसी को डाउट है, कोई समझना आया हो तो बताइए। No, sir. No, sir. आपको क्लियर है? ठीक है, चलो देखो, क्यों हम बनाते हैं डेप्रिसिएशन, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम क्यों लगाते हैं, एसेट्स पे डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं, बिना डेप्रिसिएशन के भी तो काम चल सकता था। तो क्यों करते हैं, सबसे पहला कारण है फॉर असर्टेनिंग ट्रू प्रॉफिट। अपनी ट्रू प्रॉफिट और लॉस, चाहे आपको सच्चा प्रॉफिट, ट्रू प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, एग्जैक्ट प्रॉफिट का पता चलता है आपको किससे, जब आप क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो आप ट्रू प्रॉफिट जान पाते हैं अपना, है ना। अगर आप डेप्रिसिएशन ही नहीं लगाएंगे एसेट की वैल्यू पे, तो आपको क्या होगा, हर बार आपकी जो प्रॉफिट है वो बढ़ के मिलेगा, ये लॉस हमेशा घट के मिलेगा, लॉस कम ही मिलेगा। लेकिन डेप्रिसिएशन तो लगेगा ना एक्चुअल में, क्योंकि हर साल वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ऐसा तो नहीं कि लास्ट के साल आपने तुरंत दिखा दिया एकदम से पूरी एसेट को ही जीरो दिखा दिया है, तो तब आपको उस समय हैवी लॉस हो जाता है। तो इन्वेस्टर्स के वेलफेयर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रू प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए डेप्रिसिएशन यूज किया जाता है, इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 बनाया गया है। दूसरा क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रू और फेयर व्यू दिखाने के लिए, अपनी स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोले तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, उसको बनाने के लिए ट्रू एंड फेयर व्यू में अगर आप बना रहे हैं, उसको प्रॉपरली बना रहे हैं, उसमें आप उसको शो करने के लिए भी आप क्या करते हो, बैलेंस शीट एसेट्स में डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हो। ठीक है। तीसरा है टू असर्टेन एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, कितना खर्चा है, उसके अगेंस्ट में कितनी सेल कंपनी की हो रही है, उससे हमें इसका आइडिया पता चल जाता है ना। तो ये है आपका, इसकी वजह से भी हमें क्या डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है। अगला है टू प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। अब आपको क्या मिलता है, इससे आप क्या एक तरह का फंड बना सकते हैं, ताकि आप उस पुरानी एसेट पे जिस पे डेप्रिसिएशन लगा था उसको रिप्लेस कर सके। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन किससे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। ठीक है, हैज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, जितना भी अमाउंट होगा डेप्रिसिएशन का, वो बिजनेस में क्या किया जाता है, माना मैंने डेप्रिसिएशन एक वैल्यू पे, एक वैल्यू थी एसेट की 10 लाख रुपए, मैंने इस पे हर साल डेप्रिसिएशन लगाया, मतलब 10 साल तक मैंने इस पे डेप्रिसिएशन लगाया, लेट्स एन एग्जांपल 1 लाख रुपए उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू, डेप्रिसिएशन की टोटल वैल्यू आ गई, जितने का मैंने 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगाया था। तो ये कह रहा है द अमाउंट डेप्रिसिएशन इज रिटेन इन द बिजनेस यूज फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स। अब माना आपकी आपकी जो पुरानी एसेट है 10 लाख की, वो खत्म हो चुकी है, अब आप न्यू एसेट जब भी खरीदेंगे
तो आपने ये पैसा का क्या किया था, इसको हर साल 10-10 हज़ार रुपये से डिक्रीज किया था डेप्रिसिएशन में, तो टोटल 1 लाख का डेप्रिशिएटेड वैल्यू हुई थी। तो ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज किया था ना। तो एक तरह से आप जब नई एसेट खरीदेंगे तो 1 लाख रुपए इसमें से निकालेंगे। तो ये एक तरह का फंड का काम करता है। जब भी आप किसी एसेट को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हो, ये एक तरह का फंड का काम करता है, क्योंकि आपने इस फंड को इकट्ठा किया, आपने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा माना, उसको वहां चार्ज किया, ठीक है। तो ये आप उसको कहाँ डालते हैं अल्टीमेटली, फिर बाद में जब नई एसेट खरीदेंगे तो उसमें से उसको एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ कैपिटल, ठीक है। यानी इफ द डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज, द प्रॉफिट शोन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी इन एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। यानी जब भी आप डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, देखो ये माना आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहाँ पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, मान लेते हैं 10,000 रुपये। और दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहाँ पे भी ग्रॉस प्रॉफिट है, लेट्स अज्यूम 10,000 रुपये। केस 1 में आपने कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, एक्चुअल में करना था लेकिन नहीं करना था, तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 10,000 रुपये आ गया। लेकिन यहाँ पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, मान लेते हैं 1,000 रुपये 10% के हिसाब से, तो नेट प्रॉफिट अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कम आएगा ना। तो कौन सा ट्रू ट्रू और फेयर व्यू शो कर रहे हैं, मतलब कौन सी फाइनेंशियल पोजीशन की एक्चुअल वैल्यू को शो कर रहा है, बताइए। सेकंड। सेकंड वाला, क्यों, क्योंकि ये क्या करे, एक्चुअल में जो डेप्रिसिएशन आपकी मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हुई है ना, यहाँ पे भी हुई थी लेकिन यहाँ पे इसने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, तो ये गलत पोजीशन शो कर रहा है, कि गलत प्रॉफिट शो कर रहा है ना अपने शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को। लेकिन ये ट्रू पोजीशन शो कर रहा है कि अजी आपका नेट प्रॉफिट कम है, क्योंकि आपका ये खर्चा भी तो माना आपने इसको, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को कैपिटल से डिस्ट्रीब्यूट करने को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। इससे क्या होगा, देखो पहले एग्जांपल में प्रॉफिट कितना आया था, 10,000 रुपये, यह था जब हमने डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज किया। दूसरे में कितना आया था, 9,000 रुपये। अब कंपनी क्या करती, जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती, कई बार प्रॉफिट को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती शेयर होल्डर्स में। तो यहाँ पे एक्चुअल में तो हुआ 9,000 ही प्रॉफिट है, लेकिन आपने जल्दी से एक्सेस दिखा दिया ना, तो वो गलत है, ये यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। बाद में समझाऊंगा मैं आपको, जब ये चैप्टर आएगा ना आपका रेशियोज वाला, उसमें हम समझेंगे क्या होता है शेयर होल्डर्स, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रॉफिट, पूरी प्रोसेस उसकी समझाई जाएगी। फिलहाल ये आया समझ में आपको। अगला है फॉर अवॉइडिंग ओवर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। ओवर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, देखो यहीं पे एग्जांपल मैंने बताया था, पहले एग्जांपल में प्रॉफिट एंड लॉस 10,000 रुपये था, दूसरे में प्रॉफिट कितना था, 9,000 रुपये। तो किस पे टैक्स ज्यादा पड़ेगा, इनकम पे टैक्स पड़ता, तो इस पे ज्यादा पड़ेगा ना एज कम्पेयर टू दिस वन। लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट ये था, गलती से हमने ये दिखा दिया, गलती नहीं किया मैंने, जानबूझ के भी दिखाया, तब भी इस पे प्रॉफिट ज्यादा, इस पे इनकम टैक्स इस पे ज्यादा कम पड़ेगा एज कम्पेयर टू दिस। तो इस ओवर इनकम टैक्स से बचने के लिए, यानी ज्यादा इनकम टैक्स हम पे ना लगे, उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। क्लियर है, यहां तक आ रहा है समझ में या नहीं। यस सर। हाँ, अदर ऑब्जेक्टिव, और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज द नेट प्रॉफिट शो प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आप डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेंगे तो प्रॉफिट हमेशा क्या ज्यादा शो होगा, आपको पता है। डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा शो होगा, जो कि आपके एक्चुअल प्रॉफिट से बढ़ रहा है। एक्चुअल प्रॉफिट 9,000 था, देखो एक्सेस प्रॉफिट जो हमने एक्चुअल प्रॉफिट वो कितना रहा था, 9,000 रुपये। यानी जो आपका जो एक्सेस प्रॉफिट है, इट इज एक्चुअली ग्रेटर देन एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट से ज्यादा। तो इसके कारण क्या होगा, जो आपकी कंपनी में कर्मचारी है वो भी आपसे ज्यादा वेजेस, ज्यादा सैलरी और बोनस की डिमांड करेंगे कि भाई आपका प्रॉफिट ज्यादा हुआ है, मेरे को सैलरी बढ़ाओ मेरी, होता है ना। लेकिन हुआ नहीं है एक्चुअल में, उन्होंने उनको अब जब बुक्स में दिखेगा तो वो तो वही करेंगे, ठीक है। इसकी वजह से एक्स्ट्रा वेंजेंस आ जाता है। एक्स्ट्रा वेंजेंस का मतलब है कि आपस में विद्रोह की भावना आ जाती है, ज्यादा पैसा आ गया तो उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। इट में लीड टू इंक्रीज इन कंपटीशन, कंपटीशन बढ़ जाता है, कोई नया कॉम्पिटिटर आएगा वो बोलेगा है यार इसके मार्केट में इसकी वैल्यू है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, यानी ये बिजनेस अच्छा है, कंपटीशन बढ़ जाता है। ये और कुछ मुख्य उद्देश्य है, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया आपको। यहाँ तक समझ में आई होगी थोड़ा बहुत पिक्चर आपको डेप्रिसिएशन की।
यहाँ पे किसी को डाउट है तो बताइए। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताइए, फिर आगे चलते हैं। ये नोट करना आपने, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्या क्या नोट करना है इसमें ना। इसमें पूरा नोट करने की जरूरत नहीं है आपको, बस ये पॉइंट्स नोट करने हैं, ये वाले नीड, इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स। इसमें केवल हेडिंग हेडिंग नोट कर लीजिएगा। ये इसमें ये वाली, ये जो रेड वाली है, ये यहाँ तक केवल हेडिंग हेडिंग नोट करनी है, ठीक है। यहाँ पे भी सब में हेडिंग नोट करनी है, साथ के साथ पॉइंट्स में। और इसके बाद देखो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे कि हम डेप्रिसिएशन को निकाल पाते हैं, डेप्रिसिएशन को कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसका क्या क्या फैक्टर्स है वो जान पाते हैं। फैक्टर्स बोले तो सबसे पहला है टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट। टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट में क्या क्या जुड़ता है। एक तो आपने सुना होगा परचेज वैल्यू, एसेट को खरीदते हैं। कि एसेट को खरीदना ही और टोटल कॉस्ट है, वो बताएगा मुझे। माना आपने एक एसेट खरीदी है 10,000 रुपए की, तो क्या वही मैं उसको टोटल कॉस्ट मान लूं? उसके अलावा हो सकते हैं, माना वहां पे और भी कुछ खर्चे हुए थे। माना मैंने ट्रांसपोर्टेशन का पैसा पे किया, है ना, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मैंने 1,000 रुपये पे किया, वेजेस पे की मैंने 1,000 रुपये, स्टेब्लिशमेंट चार्जेस पे किए 200 रुपये। तो टोटल कॉस्ट अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो यहाँ पे मेरी टोटल कॉस्ट क्या आएगी? जब तक सर मैंने वो सारी मशीनरी अलग करके खरीदने आनी है। से लेके पुट टू यूज तक जितने भी खर्चे होते हैं वो सब टोटल कॉस्ट में आती है। यानी सबको ऐड करूंगा तो 12,200 रुपये, ये मेरी टोटल कॉस्ट होती है। यानी यहाँ पे भी देखिए, कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स इज डिटरमाइंड। फिक्स एसेट्स की टोटल कॉस्ट कैसे डिटरमाइन होगी? जब हम क्या करते हैं, जितने भी खर्चे हुए थे एसेट को लाने से लेकर उसको यूजफुल यूजेबल कंडीशन तक बनाने तक, यानी एसेट को खरीदने से लेके उसको वर्किंग कंडीशन में लाने तक जितने भी खर्चे होंगे वो सब किसका पार्ट होते हैं? टोटल कॉस्ट का पार्ट होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, फ्रेट पे करते हैं आप, ट्रांजिट पे करते हैं, इंश्योरेंस पे करना, इंस्टॉलेशन कॉस्ट हो गया, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, वेजेस पे करना, वो सब कैसे खर्चे हैं? वो सब पार्ट होता है टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट का। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी समझेंगे। यहाँ पे समझ आया है तो बताइए प्लीज। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है? आई नहीं होप सर, कोई आप दिक्कत नहीं होनी। नो ठीक है, सर। अगला है यूजफुल लाइफ। पहला हमने देखा फैक्टर, पहला देखा टोटल कॉस्ट, दूसरा है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। अब हमने एक एसेट खरीदी, माना आपने एक कार खरीदी है, कितने की? 10 लाख की। और उसकी जो यूजफुल लाइफ है कि आपकी जो कार चलेगी वो 15 ईयर्स तक चलेगी। तो ये क्या हो जाएगी? उसके एस्टिमेटेड या यूजफुल लाइफ होगी। तो हम क्या करते हैं, जब भी डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो यूजफुल लाइफ के बेसिस पे निकालते हैं, ठीक है। यानी 15 साल बाद वो क्या हो जाएगी? एक तरह से स्क्रैप मान लेंगे उसको, कंसिडरेबल, वो पुरानी टेक्नोलॉजी की वजह से या डेली यूज में भी हो सकता है, इसको स्क्रैप मान लेते हैं हम। तो वो उसकी लाइफ हो गई है, जितने सालों तक उसको यूज करेंगे वो उसकी यूजफुल लाइफ होगी। और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, अब मैंने मशीनरी, जो मैंने कार खरीदी थी 2010 में, माना कितने की खरीदी थी? 10 लाख की खरीदी थी। आज 2024 में उसकी जो वैल्यू है वो है केवल 60,000 बच गई है, ठीक है। 15 साल, अब 2025 में उसकी वैल्यू मान लेता है 50,000 बचेगी। 15 साल कंप्लीट होने को आए हैं, तो ये क्या हो जाएगी 25वें साल में, 15वें साल में? दिस इज कॉल्ड द स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब है कि जिस साल आप उसको क्या करेंगे, पुरानी एसेट को अगर आप किसी को बेचते हैं तो वो कितने में बिकेगी, वो उसका स्क्रैप कहलाता है। एस्टिमेटेड सेल वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, यानी उसकी यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद उसकी कितने में उसकी वैल्यू चाहिए, कितने में एस्टिमेटेड सेल होगी उसको, उसको हम स्क्रैप मानते हैं। जैसे मैंने बताया 10 लाख की आपने एसेट खरीदी थी, 2025 में उसकी वैल्यू 50,000 होगी, यानी 15 साल कंप्लीट हो गए, उसके बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 50,000 रुपए। तो ये स्क्रैप हो जाता है। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई समस्या? नो सर। मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत आनी चाहिए, ठीक है। तो आइए जरा कुछ मेथड्स देख लेते हैं डेप्रिसिएशन लगाने के। कई तरीके होते हैं, ठीक है। मुख्य कई तरीके हैं डेप्रिसिएशन लगाने के। 8 तरीके इसमें दे रखे हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड कॉमनली यूज होता है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहाँ पे यूज होता है, कौन बताएगा मुझे? तीसरा है एन्युटी मेथड, चौथा डेप्रिसिएशन फंड, इंश्योरेंस पॉलिसी, इनकम रीवैल्यूएशन टैक्स। मेथड, डिप्लीशन और मशीन आवर रेट मेथड।
जो मेन इंपॉर्टेंट है हम इन दोनों को ही इस चैप्टर में कंसीडर करेंगे, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं और यही ज्यादातर यूज होता है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहाँ यूज होता है? इनकम किसमें यूज टैक्स होता में। है? इनकम टैक्स एक्ट कौन सा है? 1972 1961 1970 1961। 72 कहाँ है बॉस? नहीं 61 1961। ठीक है, इनफोर्स कब हुआ था? 1 अप्रैल अप्रैल 1962 फर्स्ट 19 अप्रैल 1962 में अप्रैल नहीं, अप्रैल क्या? 1 अप्रैल 1962 1 अप्रैल या 1 अक्टूबर हुआ था? फर्स्ट अप्रैल अक्टूबर में। हुआ था। अक्टूबर फर्स्ट 1 अक्टूबर याद नहीं है? हाँ 1 अक्टूबर 1962 को इन्फोर्स हुआ था इनकम टैक्स एक्ट। बोलते हैं हाँ 1961 है, लेकिन एक्चुअल में जब आपका एक्ट इन्फोर्स कब हुआ है? 1962 में हुआ है। क्वेश्चन बनते हैं, इससे याद करने हैं ये इनकम टैक्स एक्ट आपका पूरा, हमारा इनकम टैक्स पढ़ेंगे उसमें भी देखेंगे। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहाँ होता है? इनकम टैक्स एक्ट में यूज होता है। मुख्यतः जो हम दो मेथड इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं जिनसे क्वेश्चन आते भी, वो है पहला और दूसरा, बाकी के इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये मैंने बता दिया कि और भी मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन के। ठीक है, इनको हम देखेंगे। चलिए जरा, अब सबसे पहला मेथड मैंने क्या बताया? स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड को समझते हैं। पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका दूसरा नाम है, इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, या इसके और नाम भी हैं, इसको इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड कह लीजिए या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कह लीजिए। तो हमने इसके चार नाम पढ़े, स्ट्रेट लाइन मेथड कह लीजिए, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कह लीजिए, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड कह लीजिए या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कह लीजिए। क्यों कहते हैं हम इसको, आइए समझते हैं जरा। ठीक है, मैं आपको ले चलता हूँ पीपीटी में। चलिए, आपने एक मशीनरी खरीदी थी जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 10,000 रुपये। चलो 1 लाख मान लेते हैं। 1 लाख रुपए एक मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट थी। उसकी यूजफुल लाइफ है, मान लेते हैं 10 साल। ठीक है, तो अब मैं उस पर क्या करूंगा? डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं, 10 सालों तक करूंगा। किस मेथड से? स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो देखिए, डेप्रिसिएशन मैं चार्ज कर रहा हूँ किस मेथड से? स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है? इसमें डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे हम? ओरिजिनल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो ओरिजिनल कॉस्ट क्या है आपकी एसेट की? 1 लाख रुपए थी, ये इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी। और यूजफुल लाइफ कितने? डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स। तो मैं अगर पहले साल का डेप्रिसिएशन निकालूं तो कितना आएगा? 10,000 रुपये। देखो, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 10,000, तो दूसरे सालों का भी क्या आएगा? सेम आएगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड हम फॉलो कर रहे हैं, यानी जो डेप्रिसिएशन हमने एक बार निकाल लिया वही हम हर साल चार्ज करते हैं। दूसरे साल में भी 10,000, तीसरे साल में भी 10,000 रुपये, चौथे साल में भी 10,000, तो हर साल 10,000 रुपये इक्वली चार्ज करेंगे। लास्ट का जो साल आएगा यानी 10th ईयर में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, नील हो जाएगी, स्क्रैप, कुछ नहीं बचता है स्ट्रेट लाइन मेथड में। ये आपका कहलाता है। ठीक है, आओ जरा पढ़ रहे हैं, थोड़ा स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में समझते हैं। क्या कह रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड? इसीलिए इसको क्या कहा गया है? इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड कहा गया है, क्योंकि हर साल क्या करते हैं? इक्वल बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ना, हर साल 10,000 के हिसाब से चार्ज करते हैं। देखो, यही इसका फॉर्मूला गिवन है। कई बार इसका स्क्रैप भी दे रखा होता है। मैंने एक एग्जांपल आपको दिया जिसमें स्क्रैप नहीं था, लेकिन स्क्रैप में भी दे रखा होता है, तो हम इसको क्या करते हैं? माइनस करते हैं। यानी इसका जो रेट है इसको नोट करना आपने, डेप्रिसिएशन फिक्स ये लिखना है। स्ट्रेट लाइन मेथड इज आल्सो कॉल्ड ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इसके बाद लिखना है ईयरली डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। अब देखो, मान लेते हैं एक एसेट है, उसकी कॉस्ट कितनी है? 1 लाख रुपए है। ठीक है, और स्क्रैप वैल्यू उसकी कितनी है? 15,000 रुपए। स्क्रैप वैल्यू क्या हुई बताइए? अभी बताया था मैंने, जो भी 15,000 रुपए क्या होगा? होते हैं, जो चीज
जो खराब टूल्स होते हैं मशीन के। वो खराब नहीं टूल सर, स्क्रैप हो गया। एस्टिमेटेड सेल जो भी होगी ना उसकी वैल्यू। 15 साल बाद यानी एस्टिमेटेड लाइफ के बाद जो एसेट की वैल्यू बची वो आपकी स्क्रैप हो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 10 साल एस्टिमेटेड लाइफ थी, 10 साल के बाद जितनी वैल्यू बची यानी 15,000 रुपए की वैल्यू बच रही है एसेट की, वो आपकी क्या हो जाती है, ये स्क्रैप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो 15,000 रुपए स्क्रैप दे रखा है, उसकी यूजफुल लाइफ दे रखी है। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, देखो मैंने बताया था आपको, ओरिजिनल कॉस्ट या ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप, क्योंकि स्क्रैप को घटाएंगे ना, स्क्रैप डिवाइडेड बाय 10, वो तो आपके पास बच गया ना। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 1,00,000 रुपए ओरिजिनल कॉस्ट थी, जिसमें से 15,000 रुपए की अभी उसकी वैल्यू बची, यानी अगर हम आज भी की डेट में उसको बेचते हैं तो कितने में बिकेगा, 15,000 में बिकेगा। तो खत्म तो नहीं हुई ना उसकी वैल्यू, तो उतना घटाएंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर 10, तो कितना आ जाएगा 85,000 डिवाइडेड बाय 10। तो मेरे डेप्रिसिएशन का रेट हर साल कितना निकलेगा, 8,500 रुपीज। तो हर साल मैं कितने से डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, 10 सालों तक 85,000 से। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज आपको यहाँ पे भी दिखेगी। अब देखो 85 को जरा 10 साल तक मल्टीप्लाई करो, 85 × 10, 10 सालों तक सेम लगा रहे हैं ना, तो कितना आ रहा है, 85,000 रुपये। और कितना बच गया, 1,00,000 में से 85,000 माइनस करो तो बच गया 15,000 रुपये, वही स्क्रैप आ गया। इसमें क्रॉस चेक भी कर सकते हो। आ रहा है समझ में, क्लियर है ये? जी सर। एक क्वेश्चन दूं करने के लिए? हाँ जी, दे दीजिए। देखिए, ओरिजिनल कॉस्ट एसेट की है 40,000 रुपये। तो रुको रुको रुको, एक सेकंड, इसको मैं मान लेता हूँ। परचेज प्राइस, ठीक है, रेट दे रखा है 10,000 रुपये, इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000 रुपये, एस्टिमेटेड लाइफ 10 years, स्क्रैप 10,000 रुपीज। फाइंड आउट, नोट करना है क्वेश्चन, सर दिख नहीं रहा, बता दीजिए और भी बता दीजिए, दिख तो कुछ नहीं रहा, देखने का। मुझे तो नहीं दिख रहा। लो, फाइंड आउट डेप्रिसिएशन एट स्ट्रेट लाइन मेथड, निकालिए। अब दिख रहा है? सर क्या परचेज प्राइस है ना? हाँ, परचेज प्राइस 40,000 रुपये है, फ्रेट 10,000 रुपये का है, इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000 रुपये है, एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल है, स्क्रैप भी 10,000 रुपये है। तो इसमें आपने डेप्रिसिएशन निकालना है। यानी हर साल कितने से डेप्रिसिएशन लगेगा तो बताना है। 5,000 से। देख लेते हैं बाकी लोगों का भी। सभी आंसर निकालिए। सर 5,000। आ रहा है सबका आंसर, यही आ रहा है या किसी का चेंज आ रहा है? और भी लोग हैं इसमें जुड़े हुए, कौन कौन है? जगमोहन, आ गया आपका आंसर? आदित्य, सर हाँ जी, क्या आ रहा आंसर? सर 5,000। यही आ रहा है 5,000, सब बोल रहे हैं इसलिए बोल रहे हो? नहीं नहीं सर, निकाला ये सर, निकाला है, निकाला है, निकाला। ठीक है। आदित्य, दीदी, निकल गया? 5,000। हाँ 5,000, ठीक है। 5,000 कैसे आएगा आंसर, देखिए मैंने क्या कहा था, हम ओरिजिनल
कॉस्ट में क्या क्या मानते हैं? एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट में आपका परचेज प्राइस प्लस फ्रेट, यानी मशीन को खरीदने से लेके उसको वर्किंग कंडीशन में लाने तक जितने भी खर्चे होते हैं वो सब आपका टोटल कॉस्ट में आता है। ये आपकी टोटल कॉस्ट होगी। तो टोटल कॉस्ट अगर मैं निकालूं तो कितनी आ रही? 40,000 प्लस 60,000। 10,000 प्लस 10,000, तो 60,000 रुपये। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन निकलेगा 60,000 माइनस स्क्रैप कितने का था? 10,000 रुपये डिवाइडेड बाय कितने साल? डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स। तो हर साल कितने का? 5,000 रुपये ईयरली चार्ज करेंगे हम डेप्रिसिएशन। अब देखो 5,000 रुपये को हर साल करेंगे, 10 सालों तक करेंगे तो 50,000 रुपये आ रहा है। ठीक है, और 10,000 स्क्रैप था, तो देखो टोटल कॉस्ट यही आ रही है। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया आपको स्ट्रेट लाइन मेथड से कैसे निकालते हैं हम डेप्रिसिएशन। आओ सर इस मेथड का ना रिलेवेंस कहाँ है वैसे, क्योंकि ये ट्रू फिगर तो दिखाएगा नहीं। ये ट्रू फिगर नहीं दिखाएगा, लेकिन इसको तब भी यूज करते हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कभी बार, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, बुक में है ये वैसे ना। एक्चुअल में होता जो है डब्ल्यूडीवी मेथड ही यूज होता है ना। ओके, एक्चुअल हाँ, में डब्ल्यूडीवी मेथड यूज रिलेवेंस होता है है। नहीं। पुराने टाइम में, पहले के टाइम में इसको यूज किया जाता था। रेलेवेंस इसका कुछ नहीं, रेलेवेंस बस आपके एग्जाम के लिए, तो वो याद रखना आपको। ठीक है, आओ जरा इसकी जनरल एंट्री देख लेते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखिए, स्ट्रेट लाइन मेथड की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं कैसे कैसे इसकी जनरल एंट्री करते हैं। सबसे पहले आपने मशीन खरीदी है, एसेट परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री क्या आती है? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर आपने कैश में खरीदी है, क्रेडिट में खरीदी है, तो टू क्रेडिटर अकाउंट या टू वेंडर अकाउंट आ जाता है ना। ये वाली एंट्री तो आप फैमिलियर होंगे, है ना, पहली एंट्री। दूसरा आप क्या Yes, करेंगे? हर साल उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है, तीसरा एंट्री क्या है? द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट। अब मान लेते हैं 5 साल तक आपने एसेट को यूज किया, 5वें साल में आपने क्या कर दिया? उसको बेच दिया, एसेट को रियलाइज किया है ना, स्क्रैप वैल्यू को बेचा है। तो जितना अमाउंट माना आपको मिला है, मान लेते हैं आपने एक एसेट खरीदी थी 1 लाख में। देखो है, यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं। तो आपने ये एंट्री की 1 लाख, कितना हुए? 1 लाख रुपए। डेप्रिसिएशन आपका हर साल 10,000 रुपए के हिसाब से चार्ज होगा। मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा हर साल तक, 10 साल तक माना कर 9 साल तक कर रहा हूँ। लास्ट के 10 साल में स्क्रैप वैल्यू कितनी बची? 10,000 रुपए। तो मैंने 10,000 में उसको बेच दिया, तो जो बेचूंगा तो मेरे लिए पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, और बेचूंगा किसको? एसेट को, है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, सेल ऑफ एसेट यही होती है। जब एसेट को आप बेच रहे हो तो जो पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक बोले तो कौन सा नेचर है? बैंक अकाउंट पर्सनल। पर्सनल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, तो बैंक द रिसीवर, तो 10,000 रुपये आ गया। देखो अगर आपको बेचने में क्या हुआ है, मान लेते हैं लॉस हुआ है। अगर आपको एसेट को बेचने में लॉस हुआ है, इन केस ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, एक एसेट थी जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू, यानी आज की डेट में उसकी वैल्यू कितनी है? 40,000 रुपए है, लेकिन आपने उसको कितने में बेचा? मान लेते 30,000 रुपए में बेचा। ठीक है, एक एसेट है जिसकी आज की डेट में डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद आज की डेट में जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 40,000 रुपए आ रही है। उसको आपने कितने में बेच दिया? 30,000 रुपए में बेच दिया। तो कितने का लॉस हो रहा है आपको? कौन बताएगा कितने का नुकसान हो रहा है? 40,000 की वैल्यू को 30,000 में बेचा तो कितने का नुकसान हो रहा है बताइए? 10,000। 10,000। 10,000 का 10,000 का 10,000 रुपए का हो रहा है ना। 10,000 का नुकसान है, तो 10,000 का नुकसान है तो उसको क्या जनरल एंट्री करेंगे? ये इसकी जनरल एंट्री होगी। नहीं, लॉस हुआ है ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, यानी ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट कितने से? 10,000 रुपए से टू एसेट अकाउंट। ये इसकी एंट्री होती है अगर लॉस हुआ तो। यहीं पे इसका ठीक रिवर्स में करता हूं। माना इसको, इसकी डब्ल्यूडीवी कितनी थी? माना इसकी डब्ल्यूडीवी थी, रिटर्न डाउन वैल्यू आज की डेट में 30,000 थी, और बेचा कितने में आपने? 40,000 रुपए में। तो 10,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया।
प्रॉफिट हो गया तो उसका ठीक रिवर्स हो जाएगी, यानी प्रॉफिट कहाँ थी, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, तो क्रेडिट में आ जाएगा। देखो गेन्स ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट क्रेडिट आ गया, एसेट अकाउंट डेबिट आ गया, एसेट अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट, या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट, कुछ भी कह सकते हो। जनरल एंट्रीज में कोई दिक्कत है किसी को, यही आपके अकाउंट में भी रिफ्लेक्ट होगी, यही जनरल एंट्रीज। किसी एंट्री में किसी को दिक्कत आ रही है? यही एंट्री से ही आपका लेजर बनता है, लेजर में भी यही एंट्रीज रिफ्लेक्ट होती है। आपको पता है जनरलाइज के बाद क्या होता है, लेजर में पोस्टिंग होती है, तो इसका लेजर अकाउंट देखेंगे हम। बताइए यहाँ पे किसी को कोई समस्या है? नहीं आनी चाहिए मेरे नो हिसाब सर। से। तो आइए फिर ये क्वेश्चन करिए जरा। सर 9,000। 9,000 देख लेते हैं बाकी लोगों का भी आंसर। पूछा क्या आपको इसमें? डेप्रिसिएशन पूछा है ना, हर साल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? नहीं निकला? 8,000 8,000। सर 8,000 है, वो मैंने गलती से इसको 5 कर दिया था। हाँ सर 8 है। 8,000 रुपये, ठीक है। कैसे? देखो 90,000 रुपये इसकी परचेज प्राइस, 6,000 रुपये हमने उस पर स्पेंड किए किस पे, कैरिज पे, और 4,000 रुपये इरेक्शन पे। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 1,00,000 रुपए 1 लाख। डिवाइडेड बाय स्क्रैप भी दे रखा है इसमें, कितने का स्क्रैप हम यूज कर रहे हैं, 20,000 रुपये हर साल, माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स। तो हर साल 8,000 रुपये आपका क्या आ जाएगा, एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है, ये कह रहे हैं यहाँ पे। अब आपको मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट, दो खाते बनाने हैं, 4 साल तक बनाना है, पूरे 10 सालों का नहीं बनाना है। इसमें जो कह रहे हैं कि 4 सालों का बनाना है। आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, किसके हिसाब से, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से। फिक्स्ड इंस्टॉलेशन कह लीजिए, स्ट्रेट लाइन मेथड कह लीजिए, या फिक्स्ड लाइन मेथड कह लीजिए, एक ही बात है सारे। तो ये आपने करना है घर से, या होमवर्क आपने क्या बनाना है इसका, मशीनरी अकाउंट कैसे बनेगा, जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर होंगी इसके लिए। देखिए समझाओ मशीनरी अकाउंट कैसे होगा इसमें प्रिपेयर, बताइए जरा। कर लोगे? हो कैसे जाएगा। बनेगा इसमें एसेट अकाउंट, हो कर देंगे ना? एक बार चलो घर से हाँ, करना, फिर मैं कल आपको मशीनरी अकाउंट कल सिखाऊंगा कैसे बनता है अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट क्या है, फिर हम रिटर्न डाउन वाले मेथड भी देखेंगे। दो ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। लेजर से ही पोस्टिंग आती है आपकी। जनरल एंट्रीज क्लियर है आपकी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जनरल में आपका मेरे को दिक्कत लगता नहीं कि किसी को होगा यहाँ पे। लॉस होगा तो डेबिट होगा, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट होगा, है ना। डेप्रिसिएशन खर्चा है तो वो डेबिट होता है, हर उसमें एसेट से उसको क्या करना है, उसमें से चार्ज करना है, यानी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। और अगर एसेट को बेचने पे लॉस हो रहा है तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। प्रॉफिट हो रहा है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। कल हम देखेंगे इसके सारे क्वेश्चन, ये आपने घर से करके लाना है, ठीक है। आंसर मत देखिएगा इसका। चलिए ठीक है फिर, आज के लिए है इतना काफी। धन्यवाद। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी बोलिए। सर एक मिनट खोल रहा हूँ। सर ये लिखा हुआ, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एडवांस टैक्स अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंसेस shown in liability side of balance sheet, हाँ shown in asset sides of balance sheet, shown in debit side of profit and loss account, and credited to profit and loss account. एडवांस टैक्स अपीयर्स इन ट्रायल बैलेंस इज शोन इन, कहाँ पे लिखा है, कहाँ कहाँ पे शो करेंगे या तो? एक तो लायबिलिटी साइड दिया है, एक एसेट साइड है, डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट दिया है, और क्रेडिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट दिया है। डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपके हिसाब से क्या लग रहा है आपको? सर मेरे को तो लग रहा है कि एडवांस टैक्स जो होता है
ये तो हमारे ट्रायल बैलेंस में अपेयर हो गया, तो पहला इम्पैक्ट तो वहां पड़ गया। ठीक है। पहला इम्पैक्ट तो ट्रायल बैलेंस में आ गया, वेरी गुड। तो दूसरा इम्पैक्ट कहाँ आएगा? या तो बैलेंस शीट में आएगा या पीएल अकाउंट में आएगा ये। तो सर ये तो अगर आया है तो ये बैलेंस शीट में आना चाहिए ना सीधे। बैलेंस शीट में आएगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों आएगा बस? जब आपने देखो क्लोजिंग स्टॉक को भी तो ऐसे दिखाते थे, जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ गया तो उसको कहाँ ले जाते थे? सीधा बैलेंस शीट में तो ले जाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट में जी। नहीं डालते थे ना। हाँ। तो जब हम्म। आपने ट्रायल बैलेंस में उसको दिखा दिया ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों ले जाओगे? दूसरी जगह उसका ट्रायल कहाँ पे होगा? एडवांस टैक्स आपने पे किया तो आपके लिए क्या एसेट है ना, एडवांस में आपने टैक्स पे कर दिया अपना, हाँ। तो वो जी। आपके लिए कहाँ जाएगा? मतलब एसेट साइड में जो आ भी जाएगा। मतलब एक बात आपका उसमें आपका ट्रायल बैलेंस में अपेयर हो ट्रायल गया, वो या वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएगा, डायरेक्ट बैलेंस शीट में वो जाएगा सीधे वो, बैलेंस शीट अगर में। बैलेंस शीट के आइटम है वो तो। हाँ। लेकिन जब हम ठीक। इनकम टैक्स पे करते हैं, लेकिन तो हम लायबिलिटी से लेस करते हैं तब तो। जब इनकम टैक्स पे करेंगे हाँ, इनकम टैक्स पे करते हैं तो कैपिटल से लेस हो करा जाता है वो तो। तो वो तो उससे लेस होगा, क्योंकि आपने क्या किया, एडवांस टैक्स तो आपने जल्दी पे कर दिया ना वो पैसा, अगले साल का पैसा, फ्यूचर का पैसा अभी आज पे प्रीपेड कर। एक्सपेंस हो गया ये एक तरह का हमारा। ये प्रीपेड एक्सपेंस मान लीजिए एक तरह से, ठीक है। हाँ, और एक क्वेश्चन और था हमारा एक, हो गया, ये हो गया ये। While finalizing the current year accounts, the company realized that an हाँ। error is made in the calculation of closing stock of previous year. In the previous year, हम्म। closing stock is valued more than rupees 50,000 as a result. पहला ऑप्शन दिया है ठीक है। previous year profit will be overstated and current year profit अच्छा। also overstated. Option B, previous year profit will be overstated and current year profit will be understated. Option C, हम्म। previous year profit is overstated and current year profit is understated. Option D, there will be no impact on profit or of either the previous year or the current year. चलो, आओ जरा एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर कुछ ना आए तो एग्जाम्पल पुट कर लो। करंट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट मैंने बनाया, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, यही कह रहा है ना आपने? क्या किया है? अगर क्या किया है, क्वेश्चन बताओ दोबारा से। So मैं एक फोटो खींचता हूँ आपको। नहीं, फोटो नहीं, वैसे बताना ना क्या कह रहा है। इफ मतलब ये वाई फाइनेंस कंपनी मेड इन द कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर, इन द प्रीवियस ईयर क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड हाँ, मोर देन रुपीज 50,000 एज अ रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या होगा, रुको क्या रुको, होगा? अब रुक जाओ है। हाँ। रुको, एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। माना आपका ओपनिंग स्टॉक था 10,000 रुपये, क्लोजिंग स्टॉक था 20,000 रुपये, सेल आपने की है 80,000 की, ठीक है।
तो आदित्य देखिए इसमें ऑप्शन क्या दिखा रखा है आंसर, इसमें करंट ईयर का प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से, क्लोजिंग स्टॉक को ओवर दिखाने से आपका एक तो क्या होता है, आपका करंट ईयर का प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन इसमें आंसर क्या देगा, लेकिन सॉरी प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन करंट ईयर के प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ये आ रहा है क्या इसका आंसर, ऑप्शन ये सी दोनों दे पे रखा है इम्पैक्ट है। इसमें, ऑप्शन सी दे रखा है। ऑप्शन सी में क्या है, Previous year profit is overstated and current year profit is understated. तो हाँ सर करंट ईयर यही होना प्रॉफिट अंडरस्टेट होगा। हाँ तो यही होगा, देखो क्लोजिंग स्टॉक हमने ज्यादा दिखा दिया तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा वहां पे, है ना। जी। ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपका ऑब्वियस सी बात है नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा ही, जब ग्रॉस प्रॉफिट आप ज्यादा दिखा रहे हैं। इस प्रीवियस ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, हम्म, प्रीवियस ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपका क्या होगा, नेट प्रॉफिट तो आपका बढ़ेगा, सर स्क्रीन लेकिन में आ इस रही है, साल क्या होगा, प्रॉफिट अंडर होगा। है जी। अरे स्क्रीन में स्क्रीन यार इसमें लैपटॉप है, दोबारा मैंने कनेक्ट किया, मोबाइल से कनेक्ट किया है ना। अच्छा अच्छा। मैं इसका आंसर है नहीं तो आपको कल बताता हूँ, इसको मैं क्या है आपको कल समझा दूंगा, बस वैसे वर्बली समझा रहा हूँ। देखो ये तो समझ में आ गया कि प्रीवियस ईयर में तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक आपका बढ़ गया है। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आता है, सेल्स के साथ ऐड होता है, हम्म, उसमें से माइनस होता है, तब आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से, तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। हाँ दूसरा आपका क्या हो रहा है, इस साल इसका क्या इम्पैक्ट होगा बताओ जरा, इस साल कैसे होगा भैया इम्पैक्ट, इसमें क्यों अंडर स्टेट सर होगा इस साल, हाँ सर इस साल तो कम दिखाएगा ना वो, क्योंकि करंट ईयर में कम दिखाएगा, क्योंकि वो पिछले साल में क्लोजिंग बड़ा स्टॉक था, जो पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो इस साल का क्या बन जाएगा, जो हमने ज्यादा दिखाया था, दिखाएगा। वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक भी तो बन जाएगा, हाँ सर। है ना। तो वो इस साल का हाँ ओपनिंग स्टॉक दिखाएगा, क्योंकि इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है, इस साल वो ओपनिंग बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बनेगा तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, नेट प्रॉफिट को कम दिखाएगा। जी। हाँ आदित्य, हाँ सर। सर और अंडरस्टेटेड में इसका अभी उल्टा आया होगा। समझ में? अगर हाँ अंडरस्टेट होगा तब वो उल्टा हो जाएगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडरस्टेट हो गया है तो तब क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक अंडरस्टेट हो गया तो प्रॉफिट भी कम दिखाएगा, कर प्रीवियस ईयर में कम दिखाएगा और करंट ईयर में ज्यादा दिखाएगा। और जब ओपनिंग समझ स्टॉक, पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ हाँ, हाँ, और जब और जब ओपनिंग स्टॉक बताइए, जब ओपनिंग स्टॉक ओवरस्टेट होगा तो अगर ओपनिंग स्टॉक ओवरस्टेट होगा तब भी नेट प्रॉफिट कम दिखाएगा, हम्म, क्योंकि नेट प्रॉफिट कहाँ आता है, आपका डेबिट साइड में आता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, है ना। हम्म, और सेल्स में से ओपनिंग स्टॉक आपका ज्यादा है तो आपका प्रॉफिट भी तो कम दिखाएगा। हाँ, मान लेते हैं पहले ओपनिंग स्टॉक 10,000 था, तब आपका नेट प्रॉफिट आ रहा था 50,000 रुपए के एग्जाम्पल, ठीक है। पहले आपका ओपनिंग स्टॉक था 10,000 रुपए, प्रॉफिट कितना आ रहा था, 50,000 रुपए। लेकिन अब आपका क्या हो गया, ओपनिंग आपने क्या कहा, 10,000 की जगह अब 20,000 हो गया है, हम्म, गलती से 20,000 हो गया ओपनिंग स्टॉक, तो प्रॉफिट कम आएगा ना। हाँ, हाँ कितने से तो कम जीपी आएगा, कम हो जाएगा दस सर। हजार से कम आ हाँ जाएगा, हाँ। ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा प्रीवियस ईयर का, हम्म, और वही ओपनिंग स्टॉक क्या बनता है, अगले साल क्लोजिंग स्टॉक बन जाता है, हम्म, ठीक है। हम्म, ओपनिंग स्टॉक ही क्लोजिंग स्टॉक बनता है, अगले साल वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हम्म, इस साल कम दिखाएगा, अगले साल ओवर स्टेट हो जाएगा जी प्रॉफिट, सर। अगर ऐसा हुआ तो। ये है बस इसमें फर्क, और कुछ नहीं है। आ गया, यस यस सर। चलिए ठीक है फिर, बाकी क्वेश्चन हम देखेंगे, क्योंकि इसमें दोबारा कनेक्ट नहीं हुआ ना, नहीं तो मैं उसमें कनेक्ट कर रहा था, वो दोबारा से ऐड करना पड़ता, पता नहीं इसमें समस्या है थोड़ा। हम्म, कल से बल्कि मैं सोच रहा हूँ उस पर पढ़ेंगे यार, उसमें फ्लो टूट जाता है, गूगल मीट पे देखते हैं या तो। सर गूगल मीट तो ऐसे ही है थोड़ा, स्काइप सबसे बढ़िया है वो अभी तो उसके हिसाब से देखा जाए तो। स्काइप भी ठीक है, स्काइप सही है ना, उसमें रिकॉर्डिंग भी। गूगल मीट भी ठीक है यार वैसे तो। गूगल मीट में ऐसा है ना सर, वो इस रिकॉर्ड तो उसमें तुम वैसे कर रहे हो ना, उसमें रिकॉर्डिंग की भी कोई गूगल आप मीट रिकॉर्ड में तो वैसे वो भी कर है रहे हो कि उसको यूज करके। गूगल मीट में वो है कि अगर आप वीडियो ऑन करोगे तो वो जेट नेट ज्यादा खींचता है। हाँ सर उसमें अच्छा, वीडियोस कुछ क्लियर नहीं दिखती है, मतलब देखा है मैंने। हाँ सबसे वैसे तो बढ़िया जूम ही ठीक था, बट इसमें 40 मिनट का आप ब्रेकडाउन है ऐसे ना। ही करना चाह रहे हो तो स्काइप में कर लो, उसमें ठीक ही है स्काइप में। अरे स्काई में भी समस्या है, बता स्काई में भी कईयों का कनेक्ट नहीं होता, उसमें भी क्लैरिटी कहाँ आती है स्काई में भी। नहीं लेकिन फिर रिकॉर्डिंग में क्लियरिटी आ जाएगी ना, रिकॉर्डिंग में हमारी। रिकॉर्डिंग तो अब वैसे भी हो जाएगी, ओबीएस स्कैनर से तो वैसे भी जूम में हो ही हाँ जाती है। हाँ हाँ। वैसे हमारा ये तो ठीक है, ठीक है बढ़िया देख चल लेंगे रहा है ये इसको। हमारा, इसी से करते हैं सबसे बढ़िया। वैसे जूम भी ठीक चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, हम्म, 1-2 मिनट का ही गैप होता है, ज्यादा है पता नहीं। हाँ
और भाई प्रैक्टिस करते रहिए साथ में, है ना। प्रैक्टिस में कमी लग रही है मुझे। क्वेश्चन जो जितने चैप्टर हमने कर लिया वो आपको करते रहिए, ये मत सोचिए मैं बाद में करूंगा, क्योंकि वो कंपाइल हो जाता है फिर दिक्कत आती है। चलिए ठीक है फिर, ठीक है सर। आज के लिए इतना है, करेंगे फिर। ओके बाय। थैंक